तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 क्रम विज्ञान अध्याय के पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाला जो पार्ट फर्स्ट था इसी चैप्टर का, उसमें हमने क्रम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, क्रम शब्द की निरुक्ति जो है वो क्या बताई गई है और क्रम के लक्षण जो है कौन कौन से, इन 3 टॉपिक के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में जो पार्ट सेकेंड है उसके अंतर्गत हम देखेंगे क्रम के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं और क्रम की आयुर्वेद में उपयोगिता जो है वो क्या है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्रम के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। तो तर्क संग्रह और न्याय दर्शन के अनुसार अगर अपन बात करें तो तर्क संग्रह और न्याय दर्शन ने अपनी संहिताओं में जो है वो क्रम के टोटल मिलाकर के 5 भेद बताए हैं। वो 5 भेद जो है वो दोस्तों कौन कौन से, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानी, पंच एवं कर्माणी। मतलब कि उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये टोटल मिलाकर के 5 प्रकार के क्रम जो है वो तर्क संग्रह ने अपनी संहिता में बताया और न्याय दर्शन ने भी जो है वो इन्हीं टोटल मिलाकर के 5 क्रमों को जो है बताया। अगर दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं कि उत्क्षेपण क्या है, तो उत्क्षेपण का मतलब है कि अपवर्ड प्रोजेक्शन। अपवर्ड प्रोजेक्शन का मतलब है कि कोई भी अगर चीज़ ऊपर की तरफ जाती है ना, किसी भी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ऊपर की तरफ फेंकने के दौरान जो आप क्रम करते हो वो क्रम ही क्या है, उत्क्षेपण, मतलब कि अपवर्ड प्रोजेक्शन है। अपक्षेपण की बात करें तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन का, अगर मान लो कि आप किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ फेंकते हो या फिर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब दो कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी द्रव्य या फिर कोई भी वस्तु पास में आती है, एक दूसरे के समीप आती है, तो उस प्रकार की जो क्रिया होती है, उस प्रकार का जो क्रम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आकुंचन बोलते हैं। प्रसारण की बात करते हैं एक्सपेंशन, मतलब कि फैलना, और गमन का मतलब है कि ऑल अदर एक्शन, मतलब कि चलना फिरना घूमना दौड़ना, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आते हैं, गमन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर उत्क्षेपण की बात करें तो उत्क्षेपण का मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन। एग्जांपल की बात करें, गेंद को ऊपर की ओर फेंकना, रॉकेट का ऊपर की ओर जाना और उड़ान वायु की ऊर्ध्व गति। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फोटो आपके लिए लगा रखा है कि रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके रॉकेट के ऊपर की तरफ जाने में कौन सा क्रम जो हो रहा है, उत्क्षेपण क्रम हो रहा है, मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल जो है ये बताया है। ठीक है, अपक्षेपण की बात करें तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, जैसे कि गेंद को नीचे की ओर फेंकना और अपान वायु की आधे दिशा में गति। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जो ये बास्केटबॉल कोई प्लेयर खेल रहा है तो इसने जब गेंद को नीचे की तरफ मारता है तो नीचे की तरफ मारने के दौरान जो इसके द्वारा क्रम किया जाता है वो क्रम तर्क संग्रह और न्याय दर्शन के अनुसार जो है वो किसके अंतर्गत रखा गया है, अपक्षेपण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आकुंचन की बात करें तो आकुंचन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको समझ सकते हो। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक मसल फाइबर जो है दूसरे मसल फाइबर के पास में आता है, मतलब कि समीप गति होती है। तो शरीर से पास के सहयोग का जो कारण बताया गया है वो कारण ही क्या है, आकुंचन क्रम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि हाथ से कागज को कुचलना और नेत्र गोलक का आकुंचन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर अपन बात करते हैं प्रसारण या एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन का मतलब है कि शरीर से दूर के सहयोग का जो कारण है वो क्या बताया गया है, प्रसारण क्रम बताया गया है। जैसे कि फूल का खिलना और नेत्र गोलक का प्रसारण। आप सिंपली देख सकते हो कि जब फूल खिलता है तो एक्सपेंशन होता है, मतलब वो जो है फैलता है। तो फैलने का मतलब क्या है कि फैलने के दौरान जो क्रम हो रहा है वो क्या है, प्रसारण है। ठीक है, तो प्रसारण क्रम जो है वो तर्क संग्रह और न्याय दर्शन ने बताया है। इसके एग्जाम्पल में जो है नेत्र गोलक का प्रसारण भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गमन ऑल अदर एक्शन की बात करते हैं। उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं का अंतर्भाव जो है गमन में हो जाता है। ऑल अदर एक्शन जो है जैसे कि चलना फिरना घूमना दौड़ना, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब गमन के अंदर ये सारे ऑल अदर एक्शन, मतलब कि सभी क्रियाओं का अंतर्भाव, एक लाइन में यहाँ पर लिखे कि है ना, उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त, इन चारों कर्मों के अतिरिक्त जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं का जो अंतर्भाव है, मतलब कि इसके अंतर्गत गमन में जो है वो रखी गई है। ठीक है, प्रसारण को छोड़ करके आकुंचन, अपक्षेपण और उत्क्षेपण, इन चारों को छोड़ करके बची हुई जितने भी एक्शन है उन सभी एक्शन को, उन सभी कर्म को, क्रियाओं को जो है किसके अंतर्गत रखाया गया है, गमन के अंतर्गत रखा गया है। नीचे एक लाइन लिखी हुई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली, इसमें है कि ये चारों बल का प्रयोग करके किए गए क्रम के रूप में प्रतीत होते हैं, लेकिन गमन में वस्तु की अपनी गति प्रतीत होती है। अगर मैं प्रसारण की बात करता हूं तो इसमें भी जो है माई बॉल की जो मसल रिलैक्सेशन के परिणाम स्वरूप जो है एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्शन में भी मसल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि एटीपी वहां पर यूज होती है। तो एक तरह से एनर्जी, मतलब कि एक तरह से बल लगा करके किए जाने वाले जो है काम है ना। और अगर मान लो कि किसी बॉल को आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो उस दौरान भी आपको जो है वो फोर्स तो लगाना पड़ेगा, और अपवर्ड अगर ऊपर की तरफ कोई चीज़ आ रही है तो उसमें भी बल तो जो है वो लग रहा है। मतलब ये जो चारों क्रम बताए गए हैं, आकुंचन
है ना, अपक्षेपण, उत्क्षेपण और प्रसारण, ये 4 क्रम जो बताए गए, इन क्रम में क्या है कि बल का जो है प्रयोग होता है ना। बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ये चारों क्रम जो है दोस्तों होते हैं। लेकिन अगर अपन गमन की बात करते हैं तो गमन में जो है वो वस्तु की अपनी गति जो है वो प्रतीत होती है। जैसे कि अगर अपन रोड पे चलते हैं तो चलने के दौरान क्या होता है कि एक पैर जो है वो अपना कार्य करता है, दूसरा पैर करता है, फिर दूसरे के बाद वापस पहले वाला करता है, फिर दूसरा करता है। तो इस तरह से एक वस्तु की जो अपनी स्वतंत्र गति है ना, एक मतलब द्रव्य की जो अपनी स्वतंत्र गति है वो अपने को किस में देखने को मिलती है, गमन में देखने को मिलती है। वैशेषिक दर्शन ने इन 5 में से 4 तो इनके समान ही बताए, अपक्षेपण के स्थान पर जो है अवक्षेपण माना है, अवक्षेपण जो है वो माना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो तर्क संग्रह और न्याय दर्शन ने जो टोटल मिलाकर के जो 5 क्रम बताए दोस्तों, ये पांचों में से जो 4 है वो 4 तो सेम माने, लेकिन इस अपक्षेपण की अगर अपन बात करें तो इस अपक्षेपण के स्थान पर जो है उन्होंने क्या माना है, अवक्षेपण को जो है वो माना है। इसके बारे में दोस्तों अगर अपन क्रम के जो है प्रकार की बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो ये तो किस किस के अकॉर्डिंग देख लिया अपन ने, तर्क संग्रह के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार और लास्ट में देखा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जो है वो कौन कौन से जो है वो क्रम के भेद बताए गए हैं। तो अगर मैं दो प्रकार की बात करूँ तो लौकिक और अलौकिक जो है वो बताए गए। उसी के साथ साथ जो संतर्पण और अवतर्पण जो है वो बताए गए। 3 टाइप्स की बात करें, 3 प्रकारों में, तो वाचिक, मानसिक और शारीरिक दोष, प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ। ठीक है, तो प्रयोग भेद से जो बताया ना, प्रयोग भेद से आचार्य चरक ने भी यही बताया कि दोष का प्रशमन करने वाले द्रव्य, धातु का प्रदूषण करने वाले द्रव्य और स्वस्थ हित मतलब कि स्वास्थ्य को बनाए कर रखने वाले जो द्रव्य होते हैं, इस तरह से उपयोग भेद से, प्रयोग भेद से, प्रभाव भेद से जो है वो आचार्य चरक ने किस तरह बताए हैं, 3 प्रकार के जो द्रव्य बताया। अगर तो आयुर्वेद ने जो पंचक्रम बताया ना दोस्तों कि वमन, विरेचन, आस्थापन, निरोह और नस्य, ये जो 5 क्रम बताए, ये 5 क्रम भी क्या होते हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है वो क्रम बताए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों लास्ट में जो हमने क्रम जो है वो देखा कि इसमें हमने शुरुआत करी थी वीडियो के पार्ट फर्स्ट से कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है, धीरुक्ति क्या है, लक्षण क्या है, उसके बारे में हमने क्रम के भेद जो है तर्क संग्रह न्याय दर्शन के अनुसार देखे, फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखे, फिर लास्ट में आयुर्वेद के अनुसार देखे। तो इतना सारा सब कुछ हमने पढ़ा है। तो आयुर्वेद के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वीडियो के लास्ट में इसकी बात करें दोस्तों, तो वो है कि आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी और आतुर दोनों के लिए कर्तव्य कर्मों को बताया गया। अगर मान लो कि जैसे आयुर्वेद के प्रयोजन की अगर अपन बात करें तो प्रयोजन क्या बताया गया कि प्रयोजनम च हास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के अपनों को क्या करनी है, रक्षा करनी है, और जो आतुर है मतलब रोगी व्यक्ति है उसके विकार का क्या करना है, प्रशमन करना, मतलब उसके रोग को जो क्या करना है, शांत करना है। तो यही आयुर्वेद के प्रयोजन है। इस प्रयोजन को ही ध्यान में रखते हुए इस क्रम का अगर अपन इंपॉर्टेंस की बात करें, उपयोग की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो वो है कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और रोगी और आतुर दोनों के लिए कर्तव्य कर्मों को जो है वो बताया गया है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए सद्व्रत। अब स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बना करके कैसे रख सकता है, जैसे कि सद्व्रत का पालन करना चाहिए। सद्व्रत का मतलब क्या है कि जो वो सभी कर्म जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, स्वस्थव्रत है ना, सद्व्रत कहलाते हैं, करना चाहिए। इसके विपरीत आतुर व्यक्ति के लिए जो है उपचार के बारे में बताया गया, जैसे कि पंचकर्म चिकित्सा होगी, और उसके अलावा पथ्य की आहार व्यवस्था हो गई। ये सारे जो अलग अलग तरह के कर्म का जो है समावेश रोगी व्यक्ति को अपने विकार का प्रशमन करने के लिए करना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल जैसे अगर आतुर व्यक्ति को या रोगी व्यक्ति को अपने विकारों का प्रशमन करना, तो वो किस किस तरह के कर्म जो है आयुर्वेद में कराता है, या फिर आयुर्वेद में जो है चिकित्सा के रूप में कर्म को जो है यूज में लिया जाता है। तो जैसे पंचकर्म की अगर अपन बात करें तो पंचकर्म जो है फेमस है, तो ये भी क्या एक तरह से कर्म का एग्जाम्पल है आयुर्वेद के अंतर्गत। ठीक है, और औषध कर्म भी जो है वो होता है। अब देखते हैं कि गुण और कर्म जो है वो उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या जो है वो डिससिमिलरिटी है, मतलब कि मतलब कि कर्म और गुण के अंदर जो है क्या समानता है और क्या असमानता। मतलब अगर समानता की बात करें तो उसको अपन साधर्मीय एक शब्द जो यूज में लेते हैं, और वैधर्मीय जो है किसके लेते हैं, है ना। तो डिससिमिलरिटीज के लिए तो गुण और कर्म के साधर्म्य की बात करें और गुण और कर्म के वैधर्म्य की बात करें दोस्तों, समानता की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि गुण और कर्म जो है ना दोनों किस में उपस्थित होते हैं, दोनों द्रव्य में उपस्थित होते हैं, दोनों पदार्थ जो है वो होते हैं। हमने षड पदार्थ बताया था, तो षड पदार्थ का जो ऑर्डर है अभी जस्ट हमने देखा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। तो जो षड पदार्थ बताए उन षड पदार्थ के अंदर गुण भी आ रहा है और कर्म भी आ रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों जो है क्या है, षड पदार्थ है, मतलब पदार्थ है। ठीक है,
तो ये तो क्या होगी, इसकी समानता होगी। सेकंड समानता जो है वो है कि दोनों ही द्रव्य में आश्रित होकर के रहते हैं, ठीक है। जब हमने दोस्तों गुण वाली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने श्लोक में देखा था यत्र आश्रित द्रव्य, मतलब कि वो गुण है वो भी किस में आश्रित होकर के रहता है, द्रव्य में आश्रित होकर के रहता है। और अभी जस्ट हमने जो श्लोक देखा था लक्षणों के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में, तो उस पार्ट फर्स्ट में जो हमने श्लोक देखा था उसमें भी हमने देखा था कि जो है वो एक द्रव्य में होने वाला जो गुण है वो एक द्रव्य में होने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। दोनों की जो है ये क्या है, समानता है, ठीक है। दोनों जो है गुण रहित होते हैं, गुण भी जो है वो स्वयं गुण रहित होता है, ठीक है। और कर्म की अगर अपन बात करें तो कर्म भी जो है कैसा होता है, गुण रहित होता है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो नहीं होता। जैसे मान लो दोस्तों, इसको आप बहुत एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे एक पेन, हमेशा मैं ये एग्जांपल ज़्यादातर देता हूँ। पेन के एग्जांपल से आप समझ सकते हो कैसे। पेन एक द्रव्य है, उसका गुण है कि वो काला चलता है, पीला चलता है, रेड चलता है, नीला चलता है, कैसा चलता है, वो उसका क्या होगा, गुण हो गया। और चलना लिखना जो उसका क्या है, कर्म है। अगर मैं पेन को ही तोड़ दूँ, रिफिल को ही तोड़ दूँ, उसकी निडल को ही तोड़ दूँ, तो द्रव्य क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब पेन जो है खत्म हो गया। तो अब उसका जो गुण है वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और गुण खत्म होने के साथ साथ जो कर्म, उससे लिखने का जो कर्म हो रहा था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो द्रव्य में आश्रित होकर के रहता है गुण और कर्म। इसलिए जब मैंने द्रव्य को नष्ट किया तो द्रव्य के नष्ट होने के बाद में स्वतः ही गुण और कर्म जो है अपने आप ही क्या हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। दोनों का अगर स्वतंत्र अस्तित्व होता तो द्रव्य के नष्ट होने पर गुण और कर्म जो है वो नष्ट नहीं होते, लेकिन गुण और कर्म दोनों नष्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि गुण और कर्म का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उसके बाद में अगर वेदर्म्य की बात करें तो गुण में जो है चेष्टा नहीं होती है, लेकिन कर्म जो है चेष्टावान होता है। गुण जो है संयोग और विभाग का कारण नहीं होता है, ठीक है, जबकि कर्म जो है संयोग और विभाग का कारण होता है, ठीक है। गुण जो है सर्वव्यापी द्रव्य में ही पाया जाता है, कर्म जो है सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। गुण की बात करें तो गुण जो है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के द्रव्यों में पाया जाता है, मतलब कि मूर्त और अमूर्त, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें जो है पाया जाता है। लेकिन अगर अपन कर्म की बात करें तो कर्म जो है केवल मूर्त द्रव्य, मतलब कि जो भी सजीव होते हैं उनके अंतर्गत ही जो है कर्म देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि गुण और कर्म में जो है साधर्म्य और वेदर्म्य, मतलब कि समानता और असमानता जो है क्या बताई गई है। उसके अलावा हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार और उसी के साथ साथ हमने वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के भेद जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।